नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस में। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो रुक्मिणी बुक से होगा। तो चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट हम फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्यानो नेफ्रॉन में मूल मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करें। एक में है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, 2 में है नलिका स्रावन, 3 में है गुच्छीय निस्यंदन और 4 में है मूत्र का संग्रहण। इसका राइट सही होगा आपको 3, 1, 2 और 4 होगा, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अभिकथन 1 में है, खास श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। कारण आर में है, ये रसायन जीवों के शरीर में उपाचयित नहीं होते हैं और वसा ऊतकों को संग्रहित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कॉलम ए में है मस्तिष्क के भाग और कॉलम बी में है उसके मुख्य कार्य से सही मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी है। ए में है प्रामस्तिष्क, तो प्रामस्तिष्क का हो जाएगा आपको 3, सोचना, याद रखना और इच्छी क्रियाएं। बी में है अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क का हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, शरीर का संतुलन बनाना। सी में है मेडुला, तो मेडुला का हो जाएगा आपको 4, रक्त दाब और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। डी में है हाइपोथैलेमस, डी है, इसमें हो जाएगा आपको हो जाएगा 2, भूख और प्यास को नियंत्रित करना। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता है, एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक है। एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए में है जल की उपलब्धता, 2 में है उचित तापमान, 3 में ऑक्सीजन और 4 में है सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक बीज के सफल अंकुरण के लिए आपको जल की उपलब्धता होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और 3 ऑक्सीजन होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीन प्रारूपी जीन थेरेपी क्या इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माता पिता दोनों को विषम युग्निज है, माता पिता दोनों विषम युग्निज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी हो तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान का जीन प्रारूपी या इंगित करता है कि माता पिता दोनों विषम युग्निज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना चमांडो को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिनो चमांडो को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मारिया कोरिनो चमांडो को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित करने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने और उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो आपको न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, सितंबर 2025 में विश्व का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है।
इसका राइट आंसर होगा आपको भारत में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भारत में किया गया है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन क्वेश्चन ए सिंटेक्स हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट out of the our unlimited suggested select the one which the best experience the same syntax in indirect direct and make your answer in the answer sheet। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको we wished him any happy return of this birthday। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका राइट आंसर होगा वुड योर एदर इन विजा द बर्गर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिम भाग में ढाल की दिशा क्या है? बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिम भाग में ढाल की दिशा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के दक्षिण का मैदान पश्चिम भाग में ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में कहाँ है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा कटक में है। कहाँ है? कटक में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। यह संस्थान 23 अप्रैल 1946 को बिदारपुर कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रधान यामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है? प्रधान यामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है? 1 में अल्जीरिया, 2 में फ्रांस, 3 में नाइजीरिया और 4 में पुर्तगाल। आपने सही उत्तर को चयन कर विकल्पों में से करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 अल्जीरिया और फ्रांस से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, सौर मंडल में कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा 4 ग्रह को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सौर मंडल में 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लिथोफाइट का। क्या? लिथोफाइट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट पौधा जो पत्थर के चट्टानों पर या उसकी दरारों में उगते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, दीफू दर्रा किस राज्य में? दीफू दर्रा किस राज्य में है? आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन इन तीनों की सीमा पर एक जंक्शन स्थल का पास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम से नहीं मिलती। किससे? वियतनाम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। म्यांमार की सीमा वियतनाम से नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है? कहता है निम्नलिखित में कौन तथ्य सही है? 1 में चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 2 में है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, 84,400 किलोमीटर है। 3 में है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। उपयुक्त तथ्यों पर आधारित निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर का चयन करें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1, 2 और तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पृथ्वी पर दिए गए सभी तथ्य सही है कि पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। निम्न में कौन तथ्य है सही है? निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको नाक दिए गए तथ्यों में ऋग्वेद के संबंध तथ्य सही है। चारों वेदों से जुड़े हुए एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद या स्थापत्यवेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। नागदशक प्राचीन मगध की किस वंश का अंतिम शासक था? नागदशक प्राचीन मगध की किस वंश का अंतिम शासक था? इसका राइट आंसर होगा हर्यक था। कौन? हर्यक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नागदशक मगध हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का शासन 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार 544 से 492 बीसी था। हर्यक वंश के शासन क्रमानुसार इस प्रकार बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अनिरुद्ध, मुंड या नागदशक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 21 है। अपरा की मुख्य भूमि क्या है? तो अपरा की मुख्य भूमि क्या है? इसका राइट आंसर होगा भ्रूण की मां को रक्त पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अवशिष्ट पदार्थों को निकालना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अपरा का मुख्य भूमि भ्रूण को मां को रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अवशिष्ट पदार्थों को निकालना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। पौधों में रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पौधों में रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा द्वार कोशिकाओं, ग्रैंड सेल की स्फीति द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पौधों के रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मूल आधार क्या है? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको योगतम की उत्तरजीवता और विभेदी जनन है। योगतम की उत्तरजीवता और विभेदी जनन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार योगतम की उत्तरजीवता और विभेदी जनन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। दिए गए कथनों पर विचार करें। आपको कथन ए में है जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कथन 2 में है यह सद लेपन में लोहे के जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। यह सही विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल कथन 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जंग लगना एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो तीव्र नहीं। यह लोहे की ऑक्सीजन और नमी के साथ एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कई दिन या सप्ताह लग जाती है। यह सदलेपन लोहे और स्टिक को जंग लगने से बचाने की विधि है। यह सदलेपन की वस्तु पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है जो सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज के उदाहरण है? 1 में मोमबत्ती का जलना, 2 में है बर्फ का पिघलना, 3 में है भोजन का पाचन और 4 में है जल का वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर 2 और 4। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे पदार्थ की अवस्था, आकार, रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता और वह रासायनिक संरचना समान होती है। भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना और जल का वाष्पीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। तथा हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं? हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन पर भड़क उठे हैं? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेपाल के सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने और भ्रष्टाचार के विरोध में काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन उठे हैं। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, एप्स और इंस्टाग्राम समेत 23 सोशल मीडिया पर ऐप्स
पर पाबंदी लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर तोड़फोड़ की और राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत के वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ब्रिटेन ने भारत में वृंदावनी वस्त्र नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति अस्थायी रूप से उधार देने की घोषणा की। यह कलाकृति असमिया बुनकरों द्वारा बुना गया एक टुकड़ा है जो 17वीं शताब्दी के आसपास की है। यह दोनों देशों के बीच संस्कृति संबंधों को मजबूत करने की एक पहल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है। किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न है, किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको मंथर है। कौन? मंथर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वो मंथर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, कहता है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर होगा गरिमा। गरिमा आपको स्त्रीलिंग है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। हिंदी में दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस प्रकार राइट आंसर आपका त्रिरत्न पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है। किताबुल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? किताबुल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल बरूनी की। किसका? अल बरूनी की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। किताबुल हिंद पुस्तक नाम है इसका तारिख उल हिंद। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। किताबुल हिंद तारीख हिंद पुस्तक 11वीं सदी के भारत के विभिन्न बातों जैसे सामाजिक स्थिति, साहित्य, विज्ञान, धर्म इत्यादि का उल्लेख किया है। अल बरूनी फारसी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। साइमन आयोग जब भारत आया था उसमें भारत के ब्रिटिश वायसराय निम्न में कौन था? जब साइमन आयोग भारत आया था उसमें भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। साइमन आयोग जब भारत आया था उसमें भारत का ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन था। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन आयोग की व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत गोरा आयोग भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। बटलर कमेटी का गठन भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। बटलर कमेटी के अध्यक्ष सर हरकोट बटलर था। इस कमेटी के द्वारा भारत में 16 रियासतों को दौरा किया गया और 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में किसे माना जाता है?
इसका राइट आंसर होगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण का माना जाता है, जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण के रूप में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण माना जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर जर्मनी के इस आक्रमण से 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कि आपको प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तथ्य सही है। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसका राइट आंसर होगा सदन द्वारा चुना जाता है, सदन द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विधान परिषद की सभापति सदन विधान परिषद द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद यथाशीघ्र अपने सदस्यों को एक सभापति और उपसभापति चुनेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, राज्य विधानमंडल के उस सदन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधानमंडल के उस सदन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। राज्य विधानमंडल के उस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। सिरके वेनिगर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से प्राप्त होता है? वेनिगर कहता है सिरके या वेनिगर में कौन सा मुख्य अम्ल के रूप में प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या? एसिटिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का एक तनु जलीय विलयन है जिसमें आमतौर पर 4% से 8% एसिटिक अम्ल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। एक परमाणु के Rl कोष भरा हुआ है, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? एक परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 है। कितना? 10। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 है। किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में क्यों रखना जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्योंकि यह नमी को अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। 3 में यह बंद और सतत वक्र होता है। 3 में ये एक दूसरे के सभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। 4 में है जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प को चुनना है तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आरियाना साबालोका ने जीता है। आरियाना साबालोका ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बेलारूस की आरियाना साबालोका ने 8 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है? भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अमेरिका ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत और संयुक्त अमेरिका ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3 को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो इसका राइट आंसर होगा 44%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य 60% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तो उसका लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर होगा 28% लाभ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 51 हम। प्रश्न संख्या 51 है, स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? इसका राइट आंसर होगा जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलतराम का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 100 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 100 संसद के दोनों सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए वे सदन के कार्य करने की शक्ति और सदन की गणपूर्ति से संबंधित बातों का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुआ था? भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों, जाकिर हुसैन और डॉक्टर फरुकुली अहमद का, दोनों का हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे?
भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? इसका राइट आंसर होगा 11 सत्र आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1966 से 1969 तक रहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय पंचवर्षीय योजना के इतिहास 1966 से 1969 ईस्वी की अवधि तक योजना अवकाश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। अर्थव्यवस्था के समावेशी समृद्धि का अर्थ है। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है, इसका होगा आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों के समान अवसर का लाभ की प्राप्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है जिसका समृद्धि की प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों के समान अवसर और लाभ की प्राप्ति है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख हुए थे। सीडी देशमुख। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हुए थे। सीडी देशमुख का पूरा नाम चित्तरंजन द्वारकानाथ देशमुख था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। बीएसटी अर्थ माइक्रो इकोनॉमिक का प्रेरणा किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बीएसटी अर्थशास्त्र मैंने माइक्रो इकोनॉमिक के प्रणेता एडम स्मिथ को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61। एक पंप 100 केजी पानी को 20 लीटर ऊंची टंकी तक पहुंचने में 10 सेकेंड का समय लेता है। पंप की शक्ति पावर क्या है? मान लें कि G = M मीटर प्रति स्क्वायर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 2000 वाट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कहता है एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो तरंग की आवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको 50 हर्ट्ज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में या 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है तो तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। कहता है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा? तो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा विक्रम है, विक्रम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम विक्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दीपक मित्तल को नियुक्त किया, दीपक मित्तल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अमीरात में भारत का राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। दो में यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया। थ्री में इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, डीआईजी, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, जो मैथ है आप इसे स्वयं बना लें, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। इसका राइट आंसर होगा 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है कि घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में और इसका आयतन 480 इकाई घन है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के अंतर का इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, निम्न में बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में शामिल नहीं है। कहता है 7 निश्चय में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल नहीं है 7 निश्चय वन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति में बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 है, वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नग्न है? कहता है वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नग्न है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, रोपी राज का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। रोपी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। रोपी अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर गरीबी से संबंधित है, गरीबी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। योजना आयोग ने 2012 में पीसी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिजोरम का है, मिजोरम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चापाचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है या मुख्य रूप से मिजोरम का त्योहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो सबसे अधिक चीन में कौन सा धर्म लोगों द्वारा माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बौद्ध धर्म चीन का सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, रामानाथ वी राघवन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा मृदंगम से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। रामानंद बी राघवन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, चोइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला 9 वर्ष का उत्सव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चोरबा उत्सव मणिपुर राज्य में मनाए जाने वाला नव उत्सव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन में वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थक किया? इसका राइट आंसर आर्य समाज का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज आंदोलन में वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तथा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के न्यायसंगत और मनोवांछित दिशाओं को सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 42। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम को न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं को सिद्धांत को रेखांकित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे।
81 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किस क्षेत्र में कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किस क्षेत्र में कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। आपको ए और बी दोनों, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टिक। प्लास्टिक, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फसल चक्रण का, क्रॉप रोटेशन का करते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण खनिजों को निष्कासन और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपया का प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1500 करोड़ रुपया का, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स को चुना, एजुकेट गर्ल्स को चुना गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में एजुकेट गर्ल्स नामक एक गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह एनजीओ एजुकेट गर्ल्स देश भर में वंचित लड़कियों को शिक्षा के लिए कार्य करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र ने किया है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। देव और रोहित किसी कार्य को क्रमशः 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 18 दिन में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या ए और बी का वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपया और 300 रुपये बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना है? तो इसका हो जाएगा 1200 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91 है। प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको दादा भाई नौरोजी ने लिखा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में पहली बार गरीबों के मापन में जी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया। 1887 में मदन दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है। भारत में प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रश्न संख्या 93, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। पंचायती राज के लोगों के वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। पंचायती राज किन लोगों को
वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी नहरें, तालाब और कुएं तीनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वंश ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको नंद वंश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध ने बिहार पर नंद वंश ने शासन। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी घाट के साथ एंडीज फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। किसके साथ? दक्षिण अमेरिका और पश्चिम घाट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नुसरत खान ने खरीदा। किसने? नुसरत खान ने खरीदा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे नुसरत खान ने खरीदा था। नुसरत खान ने 1297 से 98 में गुजरात के बुधेल वंश के कर्ण द्वितीय बघेल के विरुद्ध में अभियान चलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन टेस्ला का समतुल्य है? टेस्ला का समतुल्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। टेस्ला टी न्यूटन के एम्पियर मीटर Na-1 M-1 के समतुल्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये ताती तत्वा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 2015 में बिहार सरकार ने अधिसूचना में ताती तत्वा समुदाय के अनुसूचित जाति एससी के रूप में वो वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरे वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।